एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों में 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। 9,49,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। 1537 लोग जख्मी हैं और सबसे ज्यादा नुकसान सूबा सिंध में हुआ है। इस तमाम नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आसमा अब्दुल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हालिया बारिशों में पाकिस्तान के अंदर आने वाली सैलाबी सूरत हाल के बारे में कि पाकिस्तान में सैलाब आया तो उसके नतीजे में इतनी डिस्ट्रैक्शन हर आने वाले साल के साथ मज़ीद बढ़ती क्यों जाती है। पूरी दुनिया में कुदरती आफात के साथ निपटने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, एक प्रॉपर लय अमल तरतीब दिया जाता है ताकि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो तो उसके मुकाबले में जो नुकसान है वो कम से कम। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2010 के सैलाब से अगर हम बात करें तो आज 2022 के सैलाब में उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुनिया भर में कुदरती आफात से निपटने के लिए सबसे पहले सिविल इदारे हरकत में आते हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ सर अंजाम देती हैं और इसके लिए साल प्लानिंग की जाती है। दूसरे दर्जे में नागहानी और कुदरती आफात जैसे मामलात में सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज अपनी मदद आपके तहत रिलीफ का काम करते हैं और मुतासरा इलाकों तक रिलीफ पहुंचाती हैं। तीसरे और आखिरी नंबर पर रेस्क्यू और अफवाज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को कॉल किया जाता है ताकि हालात से निपटा जा सके। अब अगर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों की बात की जाए तो सबसे पहले फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया जाता है, जबकि ये पहला काम सिविल इदारों का होता है जो कि पिछले 75 सालों से ज़बोहाली का शिकार हैं। दोस्तों, कुदरती आफात से निपटने के लिए पूरी दुनिया के मुमालिक, तरक्की याफ्ता मुमालिक अपने एक इदारे बनाते हैं। कुछ इदारे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। द फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी जो कि अमेरिका का एक इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ एमरजेंसी मैनेजमेंट जो कि चाइना का एक इदारा है और रैपिड एमरजेंसी रिस्पांस जो कि बरतानिया का एक इदारा है। अब वहाँ पे ये सैलाबी सूरत हाल के मामले में ये इदारे सबसे ज़्यादा आवाम को रेस्क्यू करते हैं और सैलाब की जगहों पर सबसे पहले पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये ऐसा भयानक त्यौहार है जो हर साल रिपीट होता जाता है। हालात बद से बदतर होते जाते हैं। 2010 के सैलाब में इतने लोग मारे गए, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, हज़ारों मवेशी पानी में बह गए। लेकिन उसके बावजूद 2022 जो कि 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद भी हालात वैसे ही के वैसे हैं। अंदरूनी सिंध में सैलाब आने की सबसे बड़ी वजह है दरिया सिंध का होना। पहली बात तो ये है कि जब भी मानसून का मौसम आता है, बारिशें होती हैं तो दरिया सिंध में पानी की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के इलाकों में फ्लडिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, सिर्फ यही वजह नहीं है कि मानसून के मौसम में बारिशें ज़्यादा होती हैं और फ्लडिंग आती है, इसकी कई और वजूहात हैं जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। 1950 से लेकर 2010 तक कई फ्लड आए हैं, लेकिन 2010 के बाद फ्लड की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है कि तकरीबन हर साल फ्लड आते हैं जिसमें कई लोगों की कीमती जानें चली जाती हैं और हज़ारों की किस्म के जानवर मर जाते हैं और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस होती हैं। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि दिन ब दिन सैलाब की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है? दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बुनियादी वजह है डिफॉरेस्टेशन, यानी दरख्तों का काटा जाना, जंगलात का काटा जाना और अनप्लान्ड ग्रोथ जो इंक्रोचमेंट की जा रही है। फ्लड प्लान्स और वेटलैंड की फ्लड प्लेन दोस्तों वो होता है कि जब एक नदी बहती है तो उसके आसपास के एरियाज को फ्लड प्लेन कहते हैं। जब नदी में ज़्यादा पानी होता है तो वो बहकर फ्लड प्लेन्स में चला जाता है, लेकिन बिल्डर्स ने और लोगों में वहाँ पे घर बना दिए। अब इसकी वजह से नदी में पानी को बहने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों में चला जाता है। दोस्तों, सिर्फ यही वजह नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड आते हैं, बल्कि ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से और एम्बैंकमेंट का सही तरीके से ना बनाना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो अभी कुछ ही अर्सा पहले सिंध और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी की इस कदर डेफिशिएंसी हो गई थी कि लोग कई किलोमीटर दूर चलकर पानी लाते थे, यानी वाटर क्राइसिस आ गया था। लेकिन उसके बाद अचानक से इतनी बारिशों का होना और फिर फ्लड का आना क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है।
दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें जितने दिन हो जा रही थी वो दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर बारिशें होती हैं तो वो और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होती हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल के केस ज्यादा होते जा रहे हैं जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है। अब टोटल नंबर ऑफ रेनफॉल कम होते जा रहे हैं जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस बढ़ते हैं। ड्राउट की सिचुएशन भी बढ़ रही है, जैसे कि अभी आपने सिंध बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में वाटर क्राइसिस को देखा होगा। दोस्तों एम्बैंकमेंट, लेवी और डाइक्स, ये 3 नाम हैं एक ही चीज़ के। ये उस दीवार को कहते हैं जो दरिया और नदी के किनारे पे बनाई जाती है दरिया के पानी को बस्तियों में जाने से रोकने के लिए। और हिस्टोरिकली सबका ये मानना है कि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है फ्लडिंग को कंट्रोल करने का। और ये एम्बैंकमेंट कंक्रीट के भी बनाए जा सकते हैं और मिट्टी के भी बनाए जा सकते हैं। एम्बैंकमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप किसी नदी या दरिया के बहाव को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पहले वो बहुत बड़ी स्पेस पे बह रहा होता है, लेकिन बाद में जब आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है कि नदी का या दरिया का जो पानी का बहाव होता है वो तेज हो जाता है। अब उस एरिया को कम कर देने से जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो भी बिल्डअप हो रहा होता है, क्योंकि अब इसके प्रॉपर तरीके से अगर मेंटेनेंस नहीं की जाएगी तो दरिया का लेवल मजीद बढ़ता जाएगा और एक दिन वो एम्बैंकमेंट से बाहर बहने लग जाएगा। और दोस्तों फिर उस एम्बैंकमेंट का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि पानी तो वैसे भी बाहर बहेगा और फ्लडिंग तो उस तरीके से होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वो लोग जो आकर एम्बैंकमेंट के साथ घर बनाते हैं उनको ये सिक्योरिटी होती है कि यहाँ पे एम्बैंकमेंट बना हुआ है तो दरिया का पानी या नदी का पानी कभी भी वो वहाँ पे उनके घरों तक नहीं पहुँच सकेगा। लेकिन जब भी एम्बैंकमेंट में होल होता है या कहीं से भी एम्बैंकमेंट के ज़रा सा भी लीकेज होती है तो उसकी वजह से पूरा एम्बैंकमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और फ्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों पहले क्या होता था कि हम दरिया या नदी नालों को बंद नहीं करते थे, एम्बैंकमेंट लगा के उनका जो सरफेस एरिया था उसको कम नहीं करते थे। उसकी वजह से क्या होता था कि दरिया बहुत बड़े इलाकों में फैला होता था, तो जब भी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता था तो वो फ्लड प्लान्स पे चला जाता था। अब फ्लड प्लान्स पे जब वो पानी चला जाता था तो फिर ये होता था कि वो वहाँ पे उसका लेवल राइज नहीं होता था, क्योंकि उसको बहने के लिए बहुत जगह मिलती थी। अब जब हमने ये एम्बैंकमेंट लगा के उस जगह को इतना नैरो कर दिया है कि रिवर का फ्लो इतना ज़्यादा है, सेकेंडली सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इस तेज़ी से बढ़ रहा है कि रिवर को बहने के लिए या उस जो पानी आ रहा है उसको बहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो एम्बैंकमेंट से बाहर निकल के बाकी नदी नालों और बस्तियों में चला जाता है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि एन एम्बैंकमेंट इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट पॉइंट। दोस्तों इसीलिए इन एम्बैंकमेंट की कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर अगर कोई भी जुगाड़ किया तो ये किसी भी वक्त टूट सकते हैं और इनको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इस सैलाब में इतने एम्बैंकमेंट टूटे तो आने वाले वक्तों में इससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जब सिंध और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जब भी फ्लड आता है तो बहुत सारे लोग इससे पैसा कमाते हैं, और स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि वो जब इन एम्बैंकमेंट्स को बनाते हैं तो उसके बाद मामूली से फ्लड पर वो टूट जाते हैं और फिर जब आने वाले दिनों में वो इसके कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसके नतीजे में वो बहुत सारे पैसे की करप्शन करते हैं। 2018 की एक स्टडी में बताया गया है कि यूएस के मिसिसिपी रिवर के अंदर एम्बैंकमेंट की वजह से और रिवर इंजीनियर की वजह से सैलाब के चांसेस 75% बढ़ गए हैं, उन फ्लड्स के आने के जो पिछले 100 साल में सिर्फ एक दफ़ा आते थे। दोस्तों अगर पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने आज तक इन इलाकों में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की। 2010 के सैलाब में जितना नुकसान हुआ था उसके मुकाबले में 2022 के सैलाब में थोड़ा कम नुकसान होना चाहिए था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा हुआ। हम कह सकते हैं कि यह क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ये हुकूमत की नाअहली भी है कि उन्होंने आज तक कोई भी ऐसे वाटर रिजर्वायर नहीं बनाए, कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जिसके तहत फ्लडिंग को रोका जा सके। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल में लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है, जिसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे इंटरनेशनल अदारों में जिसमें चाइना, बांग्लादेश और बरतानिया जैसे ममालिक ने पाकिस्तान से मदद के लिए कहा है, और नेशनल लेवल पे भी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश की है। लेकिन हुकूमत की नाअहली ये है कि अभी तक सैलाब ज़दगान के पास हुकूमत की तरफ से कोई प्रॉपर रिलीफ फंडिंग नहीं की गई। दोस्तों इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम दें तो नीदरलैंड की मिसाल देंगे, क्योंकि नीदरलैंड फ्लड के प्रोटेक्ट करने के हवाले से सबसे बेस्ट कंट्री है। दोस्तों अगर इन दो तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर 1300 की दहाई की है, जबकि दूसरी तस्वीर 2019 की है।
दोस्तों इसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि जो ज़मीन पानी के अंदर डूबी हुई थी उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। अब ऐसा करने से वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फ्लड मुहैया किए। इनफैक्ट उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि डच पॉपुलेशन हैज़ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड। जब भी कोई नया कंट्रोल मुहैया आता है तो वो फ्लड को लेकर इस कदर सीरियस होते हैं कि आने वाले 10,000 सालों में कोई फ्लड ना आए या उनकी वहाँ पे पॉपुलेशन फ्लड से महफूज रहे। वो इतने लॉन्ग टर्म के लिए मेजरमेंट प्लानिंग करते हैं। दोस्तों यूएसए में 100 ईयर फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड है, जबकि नीदरलैंड में 10,000 सालों के लिए फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स का स्टैंडर्ड है। दोस्तों उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है फ्लड प्रिवेंशन के मामले में। सेंसर, हाई टेक्नोलॉजी के अलावा उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं। इसके अलावा इनकी छोटी और बेसिक चीज़ों की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों से नीदरलैंड ने एक बड़ा प्रोजेक्ट निकाला जिसको रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने रियलाइज किया कि बड़ी बड़ी मशीनें बनाना और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाना हमेशा अच्छा नहीं होता, बल्कि रिवर के नेचुरल एनवायरनमेंट और उसके फ्लो को फोकस करना और उसको देखकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सबसे बुनियादी, सस्ता और लॉन्ग टर्म प्रोसेस यही है। सबसे ज़्यादा उन्होंने एम्बैंकमेंट से फोकस किया और उनको रिवर से बहुत दूर बनाया। अब रिवर से ये दूर बनाने का मकसद ये था कि वहाँ बीच में जो रिवर का एरिया बच जाता था उसमें ही सेडिमेंटेशन का प्रोसेस भी होता था और रिवर को फ्लो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल जाता था और फ्लड प्लान्स के अंदर ही वो सारा काम हो जाता था और पानी जो रिवर के अंदर अगर बढ़ भी जाता था तो वो बाहर नहीं जाता था। दोस्तों वहाँ पे जो फ्लड प्लान्स थे उनके अंदर उन्होंने दरख्त लगाना शुरू कर दिए और अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी वहाँ पे बढ़ गई है, जिसकी वजह से फ्लड के आने के चांसेस और कम हो गए हैं। उन्होंने फ्लड प्लेस का लेवल और नीचे कर दिया, इससे रिवर को और जगह मिल गई फ्लो करने के लिए। उसके बाद उन्होंने रिवर को भी थोड़ा खोद कर नीचे कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिवर के थ्रू ही चला जाए और उसकी वजह से सेडिमेंटेशन को भी हर साल रिमूव कर दिया जाए। उसके बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आए थे रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान या ब्रिज कंस्ट्रक्शन के दौरान, अब उन्होंने उसको भी इस तरीके से प्लान किया कि ताकि रिवर फ्री फ्लो कर सके, क्योंकि जब रिवर फ्री फ्लो करता है तो वो इर्द गिर्द के इलाकों में जाने के बजाय अपने जो फ्लड प्लान्स हैं उनके अंदर ही फ्लो करता है। उसके अलावा जिन इलाकों में ज़्यादा चांसेस से फ्लडिंग के, वहाँ पे उन्होंने ऐसे रेजरवायर बनाए कि जो भी फ्लड का वाटर होगा वो उन रेजरवायर के अंदर कलेक्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट किया जाए उन इलाकों को फ्लडिंग से जो उन नदी नालों या दरियाओं के इर्द गिर्द का इलाका था। दोस्तों अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अगर 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत ने कोई और इक़दाम ना उठाए फ्लड से प्रिवेंट करने के लिए, तो आने वाले वक्तों में इससे भी मेजर फ्लडिंग हो सकती है, जिसके नतीजे में और भी ज़्यादा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगी। तो अगर अब भी हुकूमत ने कोई ऐसा कदम ना उठाया जिसकी वजह से उन लोगों को सेफ्टी मेजर्स दिए जाएं जिनको आज भी रिलीजियस की बेस पे ये कहा जाता है कि ये फ्लडिंग आना अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये कोई आजमाइश है, तो उन लोगों को इस बात का वाज़े इल्म हो जाएगा कि ये फ्लडिंग कोई आसमानी आजमाइश नहीं है, बल्कि ये इस हुकूमत की नाअहली है जो उन्होंने फ्लड प्लान्स प्रॉपर नहीं किए कि जब भी पानी आता है जो दरिया रावी और सतलज के अंदर से आता है और दरिया सिंध के अंदर बहता है तो वो इर्द गिर्द के नदी नालों में समेत आवाम के घरों में क्यों घुस जाता है। ये सवाल आवाम के जहन में डालना बहुत ज़रूरी है ताकि उस एरिया के लोग स्पेशली जो फ्लड से डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं उनको इस चीज़ की समझ आ जाए कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उन तक पहुंचाई जाए। और अभी भी लोग फ्लड से इस कदर इफ़ेक्ट हुए हुए हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, रोड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके घर, माल, मवेशी, इनफैक्ट उनकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया उनकी आंखों के सामने डूब चुका है। अब हुकूमत को उनको मुतबादल राइश देनी चाहिए या उनको इतनी इमदाद फराहम करनी चाहिए कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को रन कर सकें, दोबारा से चल सकें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अवाम इस बात को बहुत सीरियस लेगी और आने वाले वक्तों के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगी ताकि जो भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अभी जैसा कि एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दोबारा से याद दिलाऊं, 5 भाई का दरिया के अंदर खड़े तकरीबन 5 घंटे तक वो मदद की पुकार करते रहे कि उनको बचाया जा सके,
लेकिन हुकूमत का कोई हेलीकॉप्टर या कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं था या एयर एम्बुलेंस नहीं थी जो उनको उस टाइम प्रोटेक्ट कर सकी, उनको वहाँ पे बचा सकती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 5 घंटे के मसलसल कोशिश के बाद वो सैलाबी रेले की नज़र हो गए और इस तरह से कई बच्चे, बूढ़े और स्कूलों से आने वाले स्टूडेंट्स दरिया में बह गए। लेकिन क्या हुआ, एक बार की अगर बात हो तो चलें ठीक है, हम कह सकते हैं कि ठीक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से या ज़्यादा बारिशें होने की वजह से या थोड़े बहुत नायली होने की वजह से ऐसा हो गया है। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। ये हर साल इनकी फ्लडिंग की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ख़ास इकदाम सामने नहीं आया कि उन लोगों को प्रिवेंट किया जा सके। दोस्तों एक बात और मेरे ख्याल से सबकी ज़हनों में आनी चाहिए कि जो समटाइम कहा जाता है कि ये, जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि फ्लडिंग रिलीजियस फैक्ट की वजह से आती है, तो एक सवाल आप सबके जहन में होना चाहिए कि आखिर एक गरीब बंदा जो पाकिस्तान की आज़ादी या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि क्या में पाकिस्तान के वक्त जो गरीब था, जो उस टाइम मारा जाता था, वही इंसान आज की फ्लडिंग में भी क्यों मारा जाता है। एक इस्लामाबाद के अंदर बैठने वाली या कराची के अंदर बैठने वाली जो अशरफिया हैं, कभी उसका कोई बंदा क्यों फ्लडिंग की नज़र नहीं होता, वो क्यों नहीं मरता, जबकि गरीब बंदे हर साल अपना जान, माल, इज़्ज़त सब कुछ लुटा के फ्लडिंग की नज़र हो जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।